नमस्कार। ज्ञान विज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ हम कक्षा 10 हिंदी मीडियम में विज्ञान सब्जेक्ट के प्रकरण नंबर 2 की जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, पिछले अध्याय में हमने अम्ल क्षार के कुछ रासायनिक गुणधर्म, सामान्य गुणधर्मों के बारे में चर्चा किया। उसके पश्चात हमने पीएच के विषय में चर्चा किया और दैनिक जीवन में पीएच के महत्व के बारे में चर्चा किया। यहाँ हम उसके आगे के बारे में चर्चा करेंगे, परंतु उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पास दिख रहे बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को अनेबल कर दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सारे वीडियो आप सरलता से देख सकें। तो मित्रों, अगला सवाल हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि कॉस्टिक सोडा है, उसको हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो कॉस्टिक सोडा है ना, इसे क्लोरो अल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि इसका जो बनाने की विधि है उसे क्लोरो अल्कली विधि कहा जाता है। अब ये क्लोरो अल्कली विधि होता क्या है, तो देखिए समझाता हूँ कैसे आता है। तो देखिए, जो इस विधि में क्या किया जाता है कि जो सोडियम क्लोराइड का संतृप्त जलीय विलयन है उसका विद्युत अपघटन किया जाता है। विद्युत अपघटन का मतलब तात्पर्य क्या कि ये विद्युत की उपस्थिति में इसका विभाजन किया जाता है। अब देखिए, जब हम इसका विद्युत की उपस्थिति में विभाजन करते हैं तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में दो आयन मुक्त हो जाते हैं, जैसे कि एक तो हो जाता है Na और दूसरा होता है Cl आयन विद्यमान होते हैं। अब विद्युत अपघटन से क्या होता है कि जो ये Cl माइनस आयन है ना, वो एनोड के ऊपर आ जाता है। अब देखिए, जो एनोड है, एनोड किसे कहते हैं, तो देखिए जो एनोड है ना, वो दो ध्रुव उसके अंदर पड़े होते हैं। तो जो एनोड है उसे हम धन ध्रुव कहा जाता है और जो कैथोड होता है उसे ऋण ध्रुव कहा जाता है। अब ये देखिए, ये जो क्लोरीन है वो ऋण ध्रुव है। अब तो ये जो ऋण है वो धन की तरफ आकर्षित होता है, इसलिए जो ये Cl माइनस जो है वो धन की तरफ आकर्षित होगा और एनोड पर हमें Cl2 गैस प्राप्त होती है। उसी प्रकार से कैथोड पर, अब देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन, पानी का विभाजन हो रहा है, तो पानी के विभाजन होने से यहाँ पर हाइड्रोजन मुक्त होता है। अब हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में होता है। तो देखिए यहाँ H+ है तो कैथोड मतलब कि ऋण ध्रुव की तरफ आकर्षित होगा और कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। अब जो हमें NaOH है वो कैसे प्राप्त होगा, तो देखिए ये जो पानी का विभाजन होने से देखिए H+ और OH- बनता है, तो यहाँ पर पानी के अंदर Na+ रहता है। अब जो ये Na+ है वो OH- के साथ अभिक्रिया कर देता है और NaOH का निर्माण करता है। तो देखिए ये संपूर्ण प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, तो देखिए एनोड पर जो प्रक्रिया होती है कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे कि 2Cl- दैट गिव्स Cl2 गैस और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है। उसी प्रकार से कैथोड पर क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। तो देखिए जो यहाँ पर H+ है वो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है और H2 में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल में देखिए कि कुछ ये प्रक्रिया किस प्रकार से होती है वो समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो NaCl है वो H2O के साथ प्रक्रिया कर रहा है। अब H2O के साथ प्रक्रिया होता है तो सबसे पहले बनता है NaOH, उसी के बाद बनता है Cl2 और H2 बनता है। तो जो ये जो Cl2 है वो हमें मिलता है एनोड के ऊपर और जो H2 गैस है वो हमें मिलता है कैथोड के ऊपर। अब देखिए ये आकृति में आप भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर NaCl का जलीय विलयन है। अब NaCl का जो जलीय विलयन है उसमें जो देखिए यहाँ पर प्रक्रिया होता है तो Na और Cl- आयनों में वो विभाजित हो जाता है। तो जो यहाँ पर Cl- है वो एनोड की तरफ आकर्षित होता है और यहाँ पर देखिए Cl2 गैस हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जो इसका पानी है वो H+ और OH- में विभाजित हो जाता है। तो जो H+ है वो कैथोड पर जमा होता है और H2 के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। अब पानी के अंदर जो दो बाकी आयन बचे हुए हैं, जैसे कि Na+ आयन बचा है और OH- आयन बचा है, ये Na+ और OH- आयन मिलकर NaOH का निर्माण करते हैं, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो देखिए हम सभी पदार्थों का उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए तो जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है साबुन या फिर डिटर्जेंट के बनाने में किया जाता है। उसी प्रकार से कागज उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है और प्रयोगशाला में एक रिएजेंट के रूप में मतलब कि अभिकरंजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन भी बहुत ही उपयोगी गैस है। इसका मुख्य रूप से उपयोग क्या किया जाता है कि जो वनस्पति तेल है, ये वनस्पति तेल में से वनस्पति घी बनाने की जो हाइड्रोजनेशन अभिक्रिया है उसमें हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। उसी के साथ ही जो हेबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन होता है वह अमोनिया के उत्पादन में भी हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है।
उसी प्रकार से क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन देखिए मित्रों, ये मुख्य रूप से विरंजित करने में ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, तो कपड़ों के विरंजन में इसका उपयोग होता है। और याद रखिएगा कि जहाँ भी क्लोरीन होता है, ये क्लोरीन जो है वो रोगाणुजनक जीवों को नाश करने वाला होता है, इसलिए ये शुद्ध पानी को शुद्ध करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और विरंजक चूने के निर्माण में, मतलब कि जो ये ब्लीचिंग पाउडर है उसके निर्माण में भी क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या है, तो देखिए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए विरंजन चूर्ण, तो विरंजन चूर्ण किसे कहा जाता है, तो देखिए विरंजन चूर्ण जो है उसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, जिसे हम लोग CaOCl2 द्वारा दर्शाते हैं, मतलब कि इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है। इसे आप 3 नाम दे सकते हैं, या तो आप इसे विरंजक चूर्ण कहिए, या तो ब्लीचिंग पाउडर कहिए, या तो इसे हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कह सकते हैं। तो ये बनता कैसे, तो देखिए विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर जो है वो रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। अब ये क्या होता है कि जो शुष्क बुझा हुआ चूना होता है उस पर हम लोग क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है। जैसे कि देखिए शुष्क बुझा हुआ चूना का मतलब होता है CaOH2, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो Cl2 के साथ अभिक्रिया करता है। Cl2 के साथ अभिक्रिया करने से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है और हमें H2O प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर आप आकृति में देख सकते हैं, ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब विरंजक चूर्ण के उपयोग की कहाँ होता है, तो देखिए मित्रों इसके नाम में ही विरंजक लिखा हुआ है, तो इसका मुख्य रूप से उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो यह वस्त्र उद्योग में विरंजन के रूप में उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से कागज उद्योग में भी इसका उपयोग विरंजक के रूप में किया जाता है। और देखिए यहाँ पर Cl2 गैस भी आई हुई है। अब देखिए यहाँ पर Cl2 है, इसलिए इसका उपयोग शुद्ध पेयजल में भी किया जाता है, मतलब कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, और यह रोगाणुनाशक और ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। उसी प्रकार से यह प्रयोगशाला में अभिरंजक के रूप में भी कार्य कर सकता है। उसी प्रकार से देखिए हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब कि इसकी बनावट हम लोगों को देखनी है और उसके उपयोग देखने हैं। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है उसे हम खाने का सोडा भी कहा जाता है, और इसे दूसरे शब्दों में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। अब इसे हम बनाते कैसे, तो देखिए जो अमोनिया होता है ना, अमोनिया के संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हम क्या करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के फलस्वरूप हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। तो देखिए जो NaCl है वो उसके ऊपर हम लोग H2O और उसके जलीय विलयन में हम CO2 गैस प्रवाहित करेंगे, और वो किसके साथ रहेगा, अमोनिया के साथ रहेगा। तो ये अभिक्रिया होने से हमें मिलता है NH4Cl, मतलब कि अमोनियम क्लोराइड, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है वो भी देखते हैं। तो देखिए मित्रों सोडियम बाइकार्बोनेट है वो बहुत ही जगह ज़्यादा पर उपयोग किया जाता है। तो देखिए कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, तो देखिए सबसे पहले इसका उपयोग होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। अब बेकिंग पाउडर जो है उसे हम लोग खाने का सोडा तथा टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। अब इसका मुख्य रूप से उपयोग कहाँ पे होता है, तो देखिए इसका मुख्य रूप से उपयोग पाव रोटी और केक बनाने में किया जाता है। तो देखिए इसमें प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, तो देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो पानी के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, CO2 बनाता है, H2O बनाता है और सोडियम टार्टरेट बनाता है। अब देखिए ये जो सोडियम टार्टरेट है वो खट्टा, किसी भी पदार्थ को खट्टापन देगा, और ये जो उसमें से CO2 निकल रहा है वो उसके ऊपर उभार लाता है। इसकी वजह से पाव रोटी और केक के ऊपर ये उभार लाने में और खट्टेपन देने में ये बहुत ही उपयोगी होता है। उसी प्रकार से सोडियम बाइकार्बोनेट पेट की अम्लता को कम करने के लिए एंटासिड के रूप में भी उपयोग किया जाता है। देखिए जो एंटासिड है वो क्या करता है कि जो भी हमारा पेट में अम्लीय पदार्थ बन जाता है उसे कम कर देता है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट पेट में उपस्थित अत्यधिक अम्ल को क्या करेगा, उदासीन कर देता है। उसी प्रकार से सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी किया जाता है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं धावन सोडा, मतलब कि धोने का सोडा किसे कहते हैं। तो देखिए जो धोने का सोडा होता है उसे सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। देखिए जो खाने का सोडा होता है उसे कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। उसी प्रकार से जो धोने का सोडा होता है उसे कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। तो देखिए इसे हम धोने का सोडा भी कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। इसके एक कार्बोनेट अणु के साथ 10 क्रिस्टलीय जलीय अणु जुड़े होते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट है, इसके साथ 10 अणु जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग इसे धोने का सोडा कहते हैं। अब सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए हम लोग साल्वे विधि का उपयोग किए जाते हैं। एक अन्य द्वारा भी बेकिंग सोडा बनाया जा सकता है जो सोडियम कार्बोनेट का होता है। इसे हम पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने से भी हम धोने का सोडा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये अभिक्रिया किस प्रकार से होता है, तो देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है जैसे कि सोडियम
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसका हम लोग जब गर्म करेंगे तो उसका क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट हमें प्राप्त होता है और H2O और CO2 प्राप्त होता है। अब गर्म करने के पश्चात जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो रहा है इसका हम लोग जलीकरण अभिक्रिया करेंगे। जलीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होगा कि इसके अंदर जल मिल जाएगा और सोडियम कार्बोनेट जो हम लोगों को धावन सोडा है वो हमें प्राप्त होता है। अब देखिए ये जो है ये धावन सोडा है। उसी प्रकार से धावन सोडा के गुण कुछ है। तो देखिए ये जो पदार्थ है ये सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। क्रिस्टलीन का पदार्थ का मतलब क्या होता है कि देखिए दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक क्रिस्टलीन होता है मतलब कि क्रिस्टल्स होते हैं इसके अंदर, और दूसरा होता है एमोर्फस। तो देखिए जो एमोर्फस होता है ना वो पाउडर के जैसा होता है, और जो क्रिस्टल पदार्थ होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है जिसे आप पकड़ोगे तो आपको थोड़ा खुरदुरा लगेगा, तो उसे हम लोग क्रिस्टल्स कहते हैं, मतलब कि स्फटिक के रूप में होता है। तो देखिए तो ये पदार्थ जो है वो क्रिस्टलीन है, मतलब कि इसको जब हम पकड़ेंगे तो ये थोड़ा खुरदुरा लगता है हमें। उसी प्रकार से यह जलीय विलयन में विलय होता है, मतलब कि ये जल के अंदर कैसा है, संपूर्ण रूप से विलय है। उसी प्रकार से इसके अन्य गुण इस प्रकार से है कि ये क्षारीय प्रकृति का होता है, और यह क्षारीय प्रकृति का होता है इसलिए कभी कभी इसका एंटासिड में भी उपयोग होता है। उसी प्रकार से यह गर्म करने पर जल को त्याग कर देता है और सोडा एस का निर्माण करता है। अब देखिए जो बिना सोडियम कार्बोनेट का जो पदार्थ होता है, जो बिना जल का होता है, उसे हम कहते हैं सोडा एस। उसी प्रकार से हमारा कुछ अगला सवाल इस प्रकार से है कि धावन सोडा का उपयोग क्या है। तो देखिए धावन सोडा का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है सफाई में या फिर धुलाई में। उसके पश्चात इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो देखिए कौशिक सोडा बनाने में उपयोग किया जाता है, बेकिंग पाउडर बनाने में उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से कांच, साबुन, बोरेक्स आदि पदार्थों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब याद रखिएगा कि इसका एक मुख्य रूप से उपयोग अपमार्जक बनाने में, मतलब कि डिटर्जेंट बनाने में भी किया जाता है। उसी प्रकार से कागज, पेंट और वस्त्र उद्योगों में भी धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से बात करें तो प्रयोगशाला में ये एक प्रकार का अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है, और यह जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में भी बहुत ही उपयोगी है। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब कि CaSO4 इंटू ट्वाइस H2O इसका उपयोग और उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है यह कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेटेड रूप है। अब देखिए ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है पहली बार जो है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करने से पहले प्राप्त किया गया था, इसीलिए इसी के नाम पर हमें इन्हें प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम दिया है, जिसे हम सदर शब्दों में POP कहते हैं। अब देखिए क्या होता है कि किस प्रकार से इसे बनाया जाता है। तो जो जिप्सम होता है, जिप्सम को हम लोग 393 केल्विन तापमान पर गर्म करेंगे तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जैसे कि देखिए जिप्सम का सूत्र है ट्वाइस CuSO4 इंटू ट्वाइस H2O। अब देखिए इसको हम जब गर्म करते हैं तो CuSO4 प्लस 1/2 H2O प्राप्त होता है और H2O के 3 मॉलिक्यूल दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। आप ये आकृति में प्लास्टर ऑफ पेरिस देख सकते हैं। देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको अधिक गर्म करने पर इसका संपूर्ण जल निकल जाता है और मूर्त तापित प्लास्टर समय प्राप्त होता है। उसी प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण कुछ देखते हैं। तो देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है यह ठोस चिकना पदार्थ होता है जो सफ़ेद रंग का होता है। अब इसमें 15 से 20 मिनट तक 20 मिनट में जमकर ठोस कठोर पदार्थ में बन जाता है। जैसे ही हम इसे जल में मिलाएंगे तो 15 से 20 मिनट में ये जम जाएगा और ठोस कठोर पदार्थ बना देता है। तो यह प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, तो देखिए जैसे कि CuSO4 है, CuSO4 1/2 ट्वाइस H2O है, इसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो H2O के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो CuSO4 ट्वाइस इंटू ट्वाइस H2O में रूपांतरण हो जाता है, जिसकी वजह से ठोस कठोर पदार्थ बन जाता है। इसलिए जैसे ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को गीला करते हैं तुरंत ही हम उसे लगा देते हैं, नहीं तो उसे हम जमने देंगे तो बहुत ही जल्दी जम जाएगा और एक बहुत ही ठोस कलर पदार्थ बना देता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग कहाँ पे किए जाते हैं, तो देखिए इसका महत्वपूर्ण उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर्स के रूप में किया जाता है। जो हमारे हड्डियाँ टूट जाती है वहाँ पे प्लास्टर के रूप में मुख्य रूप से प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से वायुरुद्ध को किसी भी उपकरण को वायु अवरुद्ध बनाने के लिए, मतलब कि वायु को दूर रखने के लिए भी इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से विविध भवनों के निर्माण में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से दंत चिकित्सा, मतलब कि जो दांत के जो खड्डे होते हैं उसको भरने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से मूर्तियों की सजावट में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो ज़्यादातर जो मूर्तियाँ हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाई जाती है। दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर. Thanks for watching this and God bless you all.